आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अयोध्या की दिवाली की भी है। देखिए, अयोध्या के मंदिर में रामलला की स्थापना के बाद पहली बार दिवाली मनाई जाएगी, जिसे खास बनाने की तैयारी तेज है। बताया गया कि इस बार सरयू किनारे राम की पैड़ी पर भव्य ग्रीन आतिशबाजी शो होगा। इस दौरान आसमान में 600 फीट ऊपर तक आतिशबाजी की जाएगी। 30 अक्टूबर को होने वाले इस दीपोत्सव में विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी शो का आयोजन किया जाएगा। इस शानदार नजारे को लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकेंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दिवाली को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल वहां 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी राधा कृष्ण तपलियाल ने ये घोषणा की। साथ ही बताया कि दिवाली पूजा शाम को 6:17 से पहले संपन्न कर ली जाएगी। पूरे उत्तराखंड में प्रायः 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाए जाने का निश्चय किया गया है और इसलिए बद्रिकाश्रम में भी, बद्रिकाश्रम भारतवर्ष के बद्रीनाथ जी भारतवर्ष के इष्टदेव हैं और बद्रिकाश्रम में उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। 1 नवंबर को और दीपमालिका पूजन विधिवत शास्त्रीय ढंग से संपन्न होगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक गंगा सफाई करते नजर आए। दरअसल यहां वार्षिक गंगा बंदी चल रही है और गंगा में पानी न होने के चलते कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सफाई के लिए तमाम राजनेता और सामाजिक संगठन आगे आए हैं। इन सभी ने गणेश घाट पर गंगा सफाई अभियान चलाया ताकि लोग जागरूक हों। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी इस स्वच्छता अभियान में आपकी भागीदारी बहुत अच्छी आप कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपने अनुयायियों से, अपने सभी लोगों से आह्वान करें। यूपी के बहराइच में एसपी वृंदा शुक्ला ने दरोगा को फिर सिपाही बना दिया। इतना ही नहीं, एक इंस्पेक्टर को भी रिवर्ट कर दरोगा बनाने का फैसला लिया गया। आरोप है कि एक जमीन के केस में इनकी भूमिका संदिग्ध रही और फिर इनके खिलाफ विभागीय रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन दोनों पुलिसकर्मियों को दोबारा उनके मूल पद पर भेज दिया गया। मुंबई की कई सड़कों में स्पीड ब्रेकर का रंग बदल दिया गया। दरअसल वहां ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में स्पीड ब्रेकर को गुलाबी रंग से पेंट किया गया ताकि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूक रहें, साथ ही समय पर वो अपना टेस्ट करवा सकें। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली बर्बादी से जुड़ी है। आजकल थोड़े समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कई युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। शहरों कस्बों के साथ गांव में ऑनलाइन गेम का जुनून इस कदर छाया हुआ है कि युवा करोड़पति बनने के सपने देख रहा है और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलकर समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग के चस्के को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। मेरा लड़का 4 महीना से गुम है। 2 लाख रुपया हम बंधन से लेकर कारोबार के लिए दिए थे कि दुकान करेगा, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मेरा लड़का रातों रात 2 लाख रुपया हार चुका है। मेरा बेटा चला जाएगा तो हमको दुनिया में देखने वाला कोई नहीं है। मेरा तू घर आ जा, 2 लाख रुपया कोई बड़ा रुपया नहीं है भाई। तू घर आ जा भाई, तू जहाँ से भी हो घर आ जा। माँ नहीं जी पाएगी तेरे बिना, तू प्लीज घर आ जा भाई। ऑनलाइन गेम्स की दीवानगी वैसे तो हर उम्र के लोगों में देखने को मिल जाती है, लेकिन खास तौर पर युवाओं के सिर पर ये इस कदर सवार है कि इसने उनकी भूख प्यास भी छीन ली है। पिछले कुछ सालों में देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज ज्यादा ही बढ़ गया है। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई गेमिंग का दीवाना है, लेकिन कुछ गेम्स की ये लत कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ने लगती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नशे की लत जिसको लग जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
लेकिन आज के दौर में ऑनलाइन गेमिंग की लत को सबसे बुरा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसी लत है जिसमें लोग मुनाफे के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए गंवा दे रहे हैं। भारत में हर रोज 10 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इनमें से 9 करोड़ लोग पैसे देकर ये गेम खेलते हैं, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अधिकतर लोग ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा या तो डबल हो जाएगा या फिर उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इसे आप एक रिस्क की तरह ही समझें। आप इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि इस ऑनलाइन गेमिंग में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टाइलिश बाइक, महंगे मोबाइल पाने की हसरत भी युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग के जाल में धकेल रही है। ऐसा ही एक सनसनीखेज वाकया बिहार के किशनगंज से आया है। ऑनलाइन गेम खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी बानगी को इस युवक के दर्द से समझा जा सकता है। ऑनलाइन गेम की लत जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है, किशनगंज के युवक ने एक पत्र के जरिए लोगों को बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से ऑनलाइन गेम बंद करने की भावुक अपील भी की। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के आश्रमपारा के रहने वाले कमल कुमार चौधरी और विक्की ने अपना दर्द बयां किया है। कुछ बातें इतनी मार्मिक हैं कि मन में सिहरन पैदा कर देती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विक्की चौधरी नाम के युवक ने लिखा कि उसने अपनी मां को धोखा दिया है। ऑनलाइन गेम की लत ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। विक्की ने लिखा है, मैंने अपनी मां के लोन के रुपए भी गेम में गंवा दिए और अपने घर से 4 महीने से फरार हूँ। अब मेरे लिए मरने के सिवा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं घर से भागा हुआ हूँ और मैं काफी डरा हुआ हूँ। मैंने अपनी माँ को धोखा दिया है। मेरी माँ आज खून के आंसू रो रही है। मेरी माँ ने समूह लोन इसलिए लिया था कि मैं कुछ काम धंधा करूंगा, मगर मैं ऑनलाइन गेमिंग में 2 लाख रुपए हार गया। मैंने पीएम मोदी जी को ट्वीट किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग बंद होना चाहिए। इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऑनलाइन गेमिंग का आखिरी रास्ता मौत है और मैं उसी रास्ते पर आ गया हूँ। मुझे माफ करना मम्मी। मेरा लड़का 4 महीना से गुम है। 2 लाख रुपया हम बंधन से लेकर कारोबार के लिए दिए थे कि दुकान करेगा, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मेरा लड़का रातों रात 2 लाख रुपया हार चुका है। अब अपने आप को प्रधानमंत्री के पास में गुहार लगा रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मेरा बेटा चला जाएगा तो हमको दुनिया में देखने वाला कोई नहीं है। मेरा कोई आय नहीं है और हम लोन भी चुकता नहीं कर पा रहे हैं। इसके चले हमको बंधन लोन से बार बार फोन आ रहा है। सर लोग भी घर में पहुंच रहे हैं। मेरा लड़का अंत तक क्या करेगा पता नहीं। क्या गुहार लगाते हैं? गुहार प्रधानमंत्री से यही लगा रहे हैं, मेरा बच्चा को आप बचा लीजिए, जहाँ भी है मेरा बच्चा को सुरक्षित मेरे पास पहुँचा दीजिए। विक्की ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि मुझे ये कहना होगा कि मेरा परिवार मुझे माफ नहीं करेगा। आप लोगों से बस यही विनती है कि मेरी मम्मी का कर्ज माफ कर दीजिए। मम्मी भी टेंशन में हैं और पिछले 4 महीने से हर स्टेशन पर, गुरुद्वारे में, बस स्टैंड पर जैसे तैसे मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं सक्षम नहीं हूँ। बेटे के घर से फरार होने के बाद माँ की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। एक तरफ भारी कर्ज और दूसरी तरफ जिगर के टुकड़े के बिछड़ने का गम। जिंदगी की दुश्वारियों से लड़ती इस माँ ने किशनगंज थाने में तहरीर देकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। विक्की की मां मीरा चौधरी ने थाने में जो तहरीर दी है उसका मजमून कुछ यूं है। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, ठाकुरगंज, किशनगंज, बिहार। विषय पुत्र के गुमशुदगी के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मेरा पुत्र कमल कुमार चौधरी, पुत्र श्री रामचंद्र चौधरी, पता आश्रमपारा, नगर पंचायत ठाकुरगंज, जो पिछले 4 महीनों से रोजगार की तलाश में घर से लापता है। लेकिन अब मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि मेरे पुत्र ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा है कि मैं ऑनलाइन गेम में पैसा हार गया हूँ और अब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, जिसका मोबाइल नंबर 9934695359 7482878414 है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पुत्र को खोजने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान की सदा आभारी रहूंगी। प्रार्थनी मीरा चौधरी। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, मेरे बच्चे का प्राण को आपके ही हाथ में है, आप उसको बचा सकते हैं। लोन के कारण आज मेरा बच्चा घर से बेघर 4 महीना से हमसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। एक माँ का दर्द
आप भी जानते हैं हमको सारा रात नींद नहीं होता। मेरे बच्चे का प्राण बचा लीजिए आप लोग। जैसे पहले लोग जुए की लत में घर बर्बाद कर देते थे, अब वही काम ऑनलाइन गेमिंग की लत करवा रही है। आपको दिखाया जाता है कि कोई 100 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए जीत गया, लेकिन सच ये है कि जीतता बस एक है, बाकी करोड़ों सिर्फ गंवाते हैं। ये आपको सपना तो करोड़पति बनने का दिखाते हैं, लेकिन आपके पास जो है आप वो भी गंवा बैठते हैं। क्यों हम इन सब चीजों में पड़ते हैं? पहली चीज, शायद हमारे पास काम नहीं है। दूसरा, हमारी जिंदगी में कोई खालीपन है जिसको भरने के लिए हम गेमिंग और जुआ और सट्टा उन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब चीजों के पैकेट्स के ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है दैट दिस इज इंजीरियस टू योर हेल्थ एंड दिस कैन लीड टू कैंसर। बट हम फिर भी उन सब चीजों में पड़े हैं क्योंकि हम उन चीजों से अपनी जिंदगी का खालीपन भरना चाहते हैं, और वो खालीपन हमें लगता है कि बहुत ज्यादा एक ही बारी में फायदा हो जाएगा तो हमारा वो खालीपन भर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी एडिक्शन जो आपको लिटरली मजबूर कर रही है और अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच रही है, हमें उससे सावधान रहना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि ये एक शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है, ये लॉन्ग टर्म डिजास्टर की तरफ हमें लेके जा रहा है। और अगर हमें शुरुआत में छोटी सी इनकम या छोटा सा प्राइज मिल भी गया है तो भी हमें उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून क्या कहता है। हालांकि पब्लिक प्लेस पर सट्टा खेलना कानूनन बैन है, लेकिन भारत में ही कुछ राज्य हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग अपराध नहीं है। सिक्किम, गोवा और दमन जैसे स्टेट में से कानूनी मान्यता है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि गेमिंग कई मामलों में राज्य का विषय है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में सट्टेबाजी लीगल है। भारत में भी कई बार इसे लीगल करने की बात उठी है। साल 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने रमी और घुड़दौर में भी सट्टेबाजी को लीगल करार दिया, लेकिन क्रिकेट में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पेश किया, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स जैसे गेमिंग को रेगुलेट करने की बात की। ऑनलाइन गेम्स को खेलने वाले बहुत से युवकों के पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेने के भी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग के चस्के को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। किशनगंज से कुमार गौरव के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकासपुरी में केजरीवाल पर हमले का किया दावा। पुलिस ने दावे को बताया गलत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस महीने के आखिर तक डिमचौक और डिपसांग में गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 28 या 29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इस तरह दोनों पक्षों के सैनिक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और वे उन क्षेत्रों में गश्त करेंगे जहां उन्होंने अप्रैल 2020 तक गश्त की थी। हालांकि सेना के सूत्रों के मुताबिक नया समझौता सिर्फ देपसांग और डेमचौक के लिए लागू होगा, बाकी स्थानों के लिए नहीं। एनआईए ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिकंजा कस दिया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में उसकी 3 प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इसमें से एक चंडीगढ़ का अपार्टमेंट है। साथ ही अमृतसर और पठानकोट की जमीन भी कब्जे में ली गई है। झारखंड में बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आई लुइस मरांडी को जामा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की है। इसमें सिर्फ लुइस मरांडी का ही नाम शामिल है। वो बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री भी रही हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने जेएमएम की सदस्यता ली थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती मैसूर में लोकायुक्त के सामने पेश हुई। इस दौरान उनके बयान दर्ज किए गए। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन से जुड़ा है। इस मामले में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और साले के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
यूपी पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क पर किसी अकेली महिला को कोई साधन न मिल रहा हो तो वो 112 नंबर पर फोन कर सकती हैं। इस दौरान पुलिस उनकी मदद करेगी। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता दिया। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वहीं महाविकास अघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अब एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारकर सियासी घमासान को और तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में अब चुनावी रंग पूरी तरह से अपना रंग दिखाने लगा है। पुराने मुद्दों को हवा दी जा रही है। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर एक बार फिर घमासान मच गया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब राहुल गांधी के बयानों का बचाव किया तो बीजेपी को मौका मिल गया। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ ताड़ के उन लोगों ने किया है। राहुल जी ऐसे एक व्यक्ति है देश के लिए कि जिन्हें संविधान के सुरक्षा के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे और देश की जनता जानती है। चुनाव में एक बार फिर जब आरक्षण का मुद्दा गरमाया तो बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अपनों का समर्थन किया। हम राहुल गांधी जी को ऐलान करना चाहते हैं कि दलितों का, गरीबों का आरक्षण खत्म करने वालों को ये समाज खत्म करेगा राजनीति में। इसलिए नाना पटोले के स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र की जनता को अपील है कि कांग्रेस पार्टी के जो बयानबाजी है ये बहुत बड़ी गंभीर है और इनको ये चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में आखिरी 4 दिन बचे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। दिल्ली में 3 घंटे के मंथन के बाद बताया गया कि अभी 10 सीटें ऐसी हैं जहां नाम तय नहीं हो पाए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई, फिर भी सीटों का गणित गड़बड़ ही है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर और हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के फंसे पेच पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। त्यांचं अजून गणित ठरायचं आहे। 85 म्हणजे 270 होतात असं जे काही गणित त्यांनी मांडलेलं आहे ते समजण्याचा प्रयत्न सुपर कम्प्युटर आणि गणितज्ञ करतायत। यूं तो हर चुनाव में टिकट की हसरत रखने वाले नेता पार्टी की अदला बदली करते हैं, मगर इस चुनाव में दल बदल में बड़ा झटका कांग्रेस को मिला, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अजित पवार की घड़ी पहन ली और बांद्रा ईस्ट से टिकट भी हथिया लिया।
इस कठिन समय में भी उन्होंने मुझे संपर्क में रखा, पर्दे के अंदर रखा, नीचे रखा, मगर इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन पे खड़े उतरूंगा और वांद्रे पूर्व की जनता के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री मैं जरूर हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे। उधर अजित पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अनुशक्तिनगर से टिकट दे दिया और अब खबर है कि मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे के शिवसेना राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 663 अंक लुढ़ककर 79,402 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 219 अंक फिसला, ये गिरकर 24,181 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। सोने चांदी की कीमतें कम हुई। ज्वेलर्स और खुदरा विक्रेताओं की कमजोर मांग के कारण दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 1,150 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 80,050 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी 2,000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 99,000 रुपए पर पहुंच गई। खबरें हैं कि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने मुंबई में 10 अपार्टमेंट खरीदे हैं। ये प्रॉपर्टी उन्होंने मुंबई के मुलुंड में खरीदी है, जिसकी कुल कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी 10 फ्लैट्स 10,216 वर्ग फीट में फैले हुए हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी IIT बॉम्बे की, जो वक्त के साथ छात्रों को पढ़ाने लिखाने के तौर तरीकों को बदल रहा है। इसी कड़ी में अब IIT बॉम्बे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IIT बॉम्बे में मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर समेत टीचिंग मेथड में बड़ा बदलाव करने की तैयारी। ये फैसला संस्थान की 2018 से 2022 तक की परफॉर्मेंस की समीक्षा के बाद लिया गया, जो कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने की है। कमेटी की रिपोर्ट में इंडस्ट्री रिलेशंस बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और रिसर्च को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलने पर जोर दिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर IIT बॉम्बे ने अपने 9 लाख वर्ग मीटर एरिया को वर्टिकल डेवलपमेंट के जरिए 16 लाख वर्ग मीटर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। अभी IIT बॉम्बे में कुल 12,000 कमरे हैं, जो कि अगले 2-3 साल में बढ़कर 16,000 हो जाएंगे। इससे संस्थान में अतिरिक्त छात्रों के रहने की जरूरत भी पूरी होगी। बताया जा रहा है कि एकेडमिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के विकास के लिए अभी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर अमल जारी है। कैंपस बड़ा करने के साथ ही संस्थान अपने पढ़ाने के तरीकों को भी बदलेगा, जिसमें फील्ड क्लासरूम लाने की योजना है, जिसमें पढ़ाने का काम क्लासरूम से बाहर ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से होता है। फील्ड क्लासरूम मॉडल से छात्रों को हर सेमेस्टर में मिलने वाले 40 लेक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और वे सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत संस्थान एडवांस्ड इक्विपमेंट में भारी निवेश कर अपनी रिसर्च क्षमता भी बढ़ाएगा। इसके लिए संस्थान ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से लगभग 200 वर्ल्ड क्लास रिसर्च इक्विपमेंट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और लिक्विड हीलियम फैसिलिटी लगाई जाएगी। रिव्यू कमेटी ने IIT बॉम्बे से पढ़कर निकले छात्रों के प्लेसमेंट को लेकर भी अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 57.1% छात्रों को कैंपस में ही प्लेसमेंट मिल गया, जबकि 10.3% को संस्थान से बाहर जाकर जॉब मिली। इसके अलावा 1.6% छात्रों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो वहीं 8.3% छात्रों ने सरकारी जॉब चुना और 6.1% छात्र अब भी जॉब ढूंढ रहे हैं और 12% छात्रों ने हायर एजुकेशन को चुना। जाहिर है IIT बॉम्बे में होने जा रहा बड़ा बदलाव वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि IIT वाले एक्सपांड कर रहे हैं, नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो वहाँ पे सीटें काफ़ी अवेलेबल होंगी। मेरी भतीजी भी तैयारी कर रही है JEE की, तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे भी, क्योंकि पहले सीटें कम हुआ करती थी तो काफ़ी तकलीफ हो रहा था एडमिशन के लिए। अब शायद सीटें बढ़ जाएंगी तो एडमिशन थोड़ा इजी हो जाएगा
और उसी के साथ साथ अभी थोड़ा अगर फीस के बारे में भी अगर ख्याल रखे, जैसे आप एक्सपांड करने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा अगर फीस के लिए भी ध्यान रखें तो हम पेरेंट्स को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। सीट बढ़ना तो अच्छी बात है, हमारे को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। सीट बढ़ेगा तो अन्य लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। इस खुशी से हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमें भी कुछ बन पाएंगे, मेरे को भी अच्छे खुश होगी। फीस थोड़ी कम हो जाएगी तो बाकी अन्य बच्चों को भी जिनके पास फीस भरने का पैसा नहीं है वो भी ऊपर आए, हमको भी लगता है ऐसा। IIT वैसे तो बड़ी काफ़ी फील्ड है, बट नाउ डेज लोगों को वहाँ पे सीट्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा वास्ट हो जाए तो लोगों के लिए इजी हो जाएगा। नई नई मशीनें आई है, उनसे हम सबको सब कुछ सीखने मिलेगा। ये सब सीखने के लिए हमें बाहर फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना पड़ता था। बहुत खुशी की बात है कि IIT ने अपने सीटें बढ़ा दी हैं, तो उससे पेरेंट्स को भी इजी हो जाएगा और बच्चों को भी भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। और मेरा भी यही कहना है कि जो और ये ज़्यादा सीटें बढ़ें और उससे कारण बच्चों का भविष्य भी बढ़े और पेरेंट्सों को फीस का जो इश्यू है वो भी जल्द से जल्द उसमें भी कुछ करे, तो बच्चों को पेरेंट्स भी पढ़ा सके और बच्चे भी खुशी खुशी पढ़े। गूगल का नया फीचर लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। गूगल पर अब आपत्तिजनक तस्वीरें खुद ही ब्लर हो जाएंगी। दरअसल कंपनी ने कुछ नए फीचर पेश किए हैं। इनका खास मकसद यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी है। ये फीचर साइबर ठगों से बचाएंगे और न्यूड इमेज आने पर उसे ब्लर भी कर देंगे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए।